हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीनदयाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दीनदयाल इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूं। आर्टिकल मुख्य रूप से 3 होते हैं, ए, एन और द। इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, कभी आपने सोचने का प्रयास किया है कि ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक कारण है। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर पहले से ही लिख के रखे हैं, जिसके माध्यम से आपको हम समझा सकेंगे कि ए और एन को इनडेफिनिट क्यों कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द आर्टिकल का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करते हैं जो हमारे लिए जाना पहचाना हो या जिससे हम पहले से परिचित हों, और जिससे हम पूर्व में परिचय नहीं किया गया है या उससे हम परिचित न हो, तो उससे पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि इसे इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब कि ऐसा नाउन जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं है, और डेफिनिट आर्टिकल ऐसे नाउन या ऐसे व्यक्ति या ऐसे वस्तुओं के पहले किया जाता है जिसके बारे में हम पहले से जान रहे हैं। इसीलिए इसको हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, यानी कि वो चीज़ या कोई वस्तु हमारे लिए निश्चित है या हम पहले से उसके बारे में जान रहे हैं। उदाहरण देकर समझिए, ए बेगर इज कमिंग। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। चलिए इसको हम नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4, इसको नंबर 5 और इसको नंबर 6 कर देते हैं। इसको समझने में आसानी होगा। इसको ऐसे समझेंगे, ए बेगर इज कमिंग। हमने बेगर से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। ए बेगर इज कमिंग का मतलब हुआ एक भिखारी आ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि एक भिखारी या कोई भिखारी आ रहा है जिसके बारे में हम पहले से नहीं जान रहे हैं या जो हमारे लिए खास नहीं है। लेकिन अगर हम बेगर के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि द बेगर इज कमिंग मीन्स कि ऐसा भिखारी जिसके बारे में हम पहले से जान रहे हैं, वो हमारा चिर परिचित है, जाना पहचाना है, उसी भिखारी की बात की जा रही है, मतलब द बेगर इज कमिंग। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, ए बॉय इज कॉलिंग यू। एक लड़का तुम्हें बुला रहा है। ए बॉय इज कॉलिंग यू का मतलब हुआ कि एक लड़का या कोई लड़का तुम्हें बुला रहा है, जिसकी जो कोई निश्चित नहीं है। लड़का कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही कहा गया कि द बॉय इज कमिंग या कॉलिंग यू, द बॉय इज कॉलिंग यू, तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा लड़का है जो खास है, जिसके बारे में आप पहले से जान रहे हैं, वही लड़का आपको बुला रहा है। उसी तरह से आप 5वां एग्जाम्पल दे सकते हैं, ए बॉय हैज़ स्टोलन माई पेन। एक लड़के ने मेरा कलम चुराया है। तो ए बॉय इज स्टोलन माई पेन का मतलब हुआ कि अगर ए लगा दिया गया है तो इसका मतलब हुआ कि एक लड़का है या कोई लड़का है जिसके बारे में हम जान नहीं रहे हैं या जिस पूर्व में परिचय जिसके बारे में नहीं है, वही लड़का मेरा कलम चुराया है। हमको निश्चित नहीं है कौन लड़का कलम चुराया है। लेकिन अगर कोई कहता है कि द बॉय हैज़ स्टोलन माई पेन, तो मतलब हुआ कि एक खास लड़का है जो जिसके बारे में हम जान रहे हैं या उसका ये परिचय है या उसके बारे में ये आइडेंटिफिकेशन है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है द बॉयज हैज स्टोलन माई पेन। एक ऐसा लड़का है जिसके बारे में हम जान रहे हैं, वही लड़का मेरा कलम चुराया है। इस तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आप इसको समझ सकते हैं कि द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है। अभी मैंने आपको समझाया कि द और ए और एन दोनों को डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल में क्यों बांटा गया है। डेफिनिट आर्टिकल मतलब हुआ कि निश्चित, जो बना देता है किसी को, और इनडेफिनिट आर्टिकल से हमको पता नहीं चलता है कि वो निश्चित है या जिसके बारे में हम पहले से जान रहे हैं या हमारा परिचय का है या नहीं है। अब आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद है कि आप इसका ट्रांसलेशन जरूर कर पाएंगे। अब हम इस उदाहरण के माध्यम से ये सीखेंगे कि हम गलती कहाँ करते हैं। अगर आपको ये ट्रांसलेट करने के लिए मिले तो आप इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, यह किताब है तो दिस इज बुक। यह कलम है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस इज पेन। उसने गाना गाया, ही sang a song, he sang song। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इस तरह से करते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं।
इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन ऐसे नहीं किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो ध्यान देंगे। आपको एक चीज़ याद रखना है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है अगर वह नाउन अनिश्चित हो। एक बार फिर से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी रहे और वह अनिश्चित हो तो उसके लिए हम लोग ए या एन का प्रयोग जरूर करते हैं, भले ही हिंदी वाक्य में इस बात का जिक्र किया हो या नहीं किया हो, एक लिखा हो या नहीं लिखा हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हम ए और एन का प्रयोग तब जरूर करेंगे जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करनी हो। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, इस सेंटेंस को हमें मिटाना होगा यहाँ से। ये सेंटेंस सही नहीं है। तो इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा, उससे पहले हमको समझना होगा किताब जो है वह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कलम भी है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और जो गाना है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे पहले यह एक कलम है लिखे तभी हम ए का प्रयोग करें या एन का प्रयोग करें। हम लोग को बस ये याद रखना चाहिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए या एन का प्रयोग जरूर करेंगे, और हाँ, ये अनिश्चित होना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, यह किताब है का ट्रांसलेशन ऐसे होगा, दिस इज अ बुक। यह कलम है, दिस इज अ पेन। उसने गाना गाया, ही sang a song। ये अब ट्रांसलेशन सही है। तो इस तीनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम यही समझे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी वाक्य में एक दिया हो तभी लिखें। हमको बस ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वह अनिश्चित है, तो हम उसके पहले ए या एन का प्रयोग जरूर करेंगे। जैसे यह मोबाइल है तो दिस इज अ मोबाइल, यह कलम है दिस इज अ पेन। ऐसा नहीं कि यह एक कलम है तभी हम ए का प्रयोग करेंगे, ऐसा कभी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, आप बिल्कुल ना करें। अब आपके सामने दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सी इज डॉट इंटेलिजेंट, ही इज डॉट गुड। अब आपको इसमें ए या एन भरना है। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट देखते ही एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ आई है, गुड के पहले ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन ए और एन का प्रयोग करने से पहले हमें याद रखना है कि इसके पहले कोई नाउन है या नहीं है, या गुड से पहले नाउन है या नहीं है। याद रखिए कि इंटेलिजेंट और गुड ये एक एडजेक्टिव्स हैं, और इससे पहले अगर इसके आगे कोई नाउन नहीं है तो सिर्फ एडजेक्टिव के पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम ऐसे करें, जैसे अगर कोई ऐसे लिख दिया सी इज एन इंटेलिजेंट या ही इज अ गुड, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है हमें करना क्या है, सी इज अगर ऐसे रहे, गर्ल अगर इधर लगा दें, तब यहाँ पर आप एन का प्रयोग करें, सूटेबल होगा। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अगर गुड के बाद हम यहाँ बॉय का प्रयोग करें, बॉय यानी कि नाउन, गर्ल भी एक नाउन है, तो ये बॉय का प्रयोग करें तो यहाँ पर हम एक गुड बॉय का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए कि अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो हम ए या एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करते हैं। और अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एडजेक्टिव का उच्चारण किस रूप से हो रहा है, और ये यहाँ नीचे भी उसी तरह से गुड का उच्चारण। दोस्तों, आर्टिकल ए और एन के सही प्रयोग के बारे में जानने से पहले आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवेल साउंड के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जबकि वोवेल साउंड के साथ एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, वोवेल साउंड क्या होता है, आपको समझना होगा। क से लेकर ग तक का जितना भी उच्चारण होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत आता है, और अ से अ तक को हम लोग वोवेल साउंड कहते हैं। पहले ज़माने में या पुराने ग्रामर में ऐसा होता था कि वोवेल यानी कि ए ई आई ओ यू से पहले एन का प्रयोग करते थे, और किसी भी शब्द का शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट से हो यानी कि ए ई आई ओ यू छोड़ करके किसी दूसरे से हो तो हम लोग ए का प्रयोग करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमें उच्चारण देखना है, न कि ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट और वोवेल देखना है।
कॉन्सोनेंट और भवेल अब नहीं देखना है, बल्कि अब कॉन्सोनेंट साउंड और भवेल साउंड देखना है। भवेल साउंड निकल रहा है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। कुछ उदाहरण दिखा करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम आपको ए और एन के सही प्रयोग के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से आपको हम याद दिला दें कि अब ए और एन का प्रयोग करते समय हमें उच्चारण पर ध्यान देना है, न कि ए ई आई ओ यू और भवेल कॉन्सोनेंट देखना है। उच्चारण अगर भवेल साउंड से हो रहा है तो हम एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और अगर उच्चारण करते समय कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग हो रहा है या आ रहा है तो हम उसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप देख के समझ सकते हैं। जैसे दिस इज एप्पल डॉट डॉट, तो हम पहले उच्चारण करके देख लेंगे। एप्पल, ए आया। अब ये ए क्या है? ए जो आता है वो भवेल साउंड यानी कि अ से अह तक के बीच में ये आता है, तो ये भवेल साउंड हो गया। तो भवेल साउंड के साथ हम लोग किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है, इसीलिए एन का प्रयोग करते हैं। दैट इज ए अम्ब्रेला या एन अम्ब्रेला, इसको भी चेक करेंगे हम। अम्ब्रेला, तो ये आ गया यानी कि भवेल साउंड है, तो यहाँ हम एन का प्रयोग करेंगे। दिस इज एन अम्ब्रेला। उसी के बाद आगे देखेंगे ही इज एन ऑनेस्ट मैन या ए ऑनेस्ट मैन, इसको हम पढ़ के देखेंगे। ऑनेस्ट में अ आ रहा है, तो ये भी एक प्रकार का भवेल साउंड है, तो यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। ही इज यूनिक पर्सन, ए यूनिक पर्सन या एन यूनिक पर्सन, तो इसको हम उच्चारण करके देखेंगे। तो यूनिक, यूनिक में यह आ रहा है, लेकिन यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि क से लेकर के ग तक के बीच में यह आता है, इसीलिए हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर वो पुराना नियम गड़बड़ा सकता है, गड़बड़ हो सकता है। ये यू जो है वो एक भवेल है, तो आप सोच रहे होंगे कि भवेल से पहले एन लगता है, तो ए कैसे लगा दिए? यही इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि अब उच्चारण पर ध्यान देना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, और अगर भवेल साउंड है तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि कॉन्सोनेंट है कि भवेल है, उच्चारण क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना है। उसी तरह से दिस इज ए यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी, आइए जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी में यह आया, तो ये यह क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ ए यूनिवर्सिटी करेंगे। उसी तरह से दिस इज वन डे क्रिकेट मैच। अब बहुत सारे लोग यहाँ ओ देख करके डायरेक्ट एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। हमें यहाँ ध्यान देना है कि वन डे में वन का उच्चारण कैसे हो रहा है, तो वह हो रहा है, यानी कि वह जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर हम लोग ए वन डे क्रिकेट मैच का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से दिस इज एन एक्सरे मशीन या ए एक्सरे मशीन, ये एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड इसका नहीं आ रहा है, इसका भवेल साउंड आ रहा है। उच्चारण करके देखिए, ए स, ए आया ना शुरू में, तो ये भवेल साउंड है, तो यहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। एन एक्समस ट्री। उसी तरह से ईयर, तो ईयर का उच्चारण ऐसे होता है, ऐसे आधा यह होता है, ईयर ईयर यह बोला जाता है। तो यहाँ पर हम ये क्या है, कौन सा साउंड हो गया? ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो यहाँ पर हम लोग ए ईयर करेंगे, न कि एन ईयर नहीं कर सकते हैं, ए ईयर करेंगे। ही इज़ एफ ओ, एफ ओ का फुल फॉर्म फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। अब इसको एफ ओ है, तो एन एफ ओ या ए एफ ओ, इसको जानने के लिए हम इसका उच्चारण करेंगे। ए फ फिर ओ, ठीक है, तो ये आया ना, ये जी कौन सा साउंड है? भवेल साउंड है, तो यहाँ पर हम लोग एन एफ ओ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसी का फुल फॉर्म लिख करके अगर कोई पूछे आपसे, जैसे ही इज़ फॉरेस्ट ऑफिसर, तो ए फॉरेस्ट ऑफिसर या एन फॉरेस्ट ऑफिसर, तो इसका हम पढ़ के देखेंगे। फॉरेस्ट, ठीक है, तो फॉरेस्ट फ आया ना, तो यहाँ पर
वो कौन सा साउंड हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, ए फॉरेस्ट ऑफिसर। अब इन लोग दोनों में आप फ़र्क को देख सकते हैं, इसमें और इसमें। FO भी फॉरेस्ट ऑफिसर है, ये भी फॉरेस्ट ऑफिसर है, बस उच्चारण का फ़र्क है और इसी फर्क के कारण यहाँ पर एन और यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि FO ए आया इसीलिए एन का प्रयोग किए और फॉरेस्ट में फ आया इसीलिए हम यहाँ ए का प्रयोग किए। आइए बढ़ते हैं अगले कुछ उदाहरण की तरफ। दोस्तों ए का प्रयोग हम गिनती बताने वाले शब्दों के साथ भी करते हैं, जैसे 100, मिलियन, डोजन, कपल, ये सभी गिनती बताने वाले शब्द हैं या गिनने लायक शब्द हैं। जैसे ए डोजन बनानाज, 1 दर्जन बनाना, 100 पेन्स, 100 पेन्स। उसी तरह से वर्ब का प्रयोग जब नाउन के रूप में होता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में कैसे होता है, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिए। जैसे आई हैव टू गो फॉर ए वॉक। दोस्तों वॉक अपने आप में एक वर्ब है, टहलना, लेकिन गो फॉर अ वॉक यहाँ पर प्रयोग किया गया है नाउन के रूप में, इसीलिए वॉक के पहले ए का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से यू हैव टू गो फॉर राइड, राइड का मतलब सवारी करना होता है, तो राइड से पहले हमने ए का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर यू हैव टू गो फॉर अ राइड का अर्थ यहाँ निकल रहा है कि राइड का प्रयोग यहाँ नाउन के रूप में किया गया है, तो राइड से पहले ए का प्रयोग, वॉक से पहले ए का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। उसी तरह से तीसरा जो तरीका है, कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए चेन ऑफ माउंटेन, ए बंच ऑफ कीज, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। अब यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि माउंटेन्स, कीज और सोल्जर्स ये अपने आप में प्लूरल शब्द हैं और हमने अभी आपको बताया कि काउंटेबल नाउन के साथ ही ए और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो सब काउंटेबल हैं लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, ये सब प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी चाबियां हैं, बहुत से सैनिक हैं, तो अब बताइए कि बहुत से जब सैनिक हुए तो फिर यहाँ ए का प्रयोग कैसे हुआ? जब यहाँ बहुत सी चाबियां हैं तो फिर यहाँ ए का प्रयोग कैसे हुआ? जब बहुत से पहाड़ हैं तो फिर यहाँ ए का प्रयोग कैसे हुआ? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा। और मैं वीडियो लंबा होने से बचने के लिए द का प्रयोग इसी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, द का प्रयोग के लिए हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आप लोग द का प्रयोग जानिएगा ठीक से। और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस, जय हिंद।